ये चिलतरो है, ये भाजपा को एक ऐसी वो मिल गई जिसको ये यूज कर रहे हैं। को जो 1947 में आज़ादी मिली थी वो भीख मिली थी, इसलिए आज़ादी 2014 में मिली है। ये जानबूझ करके मोदी जी खिलवाते हैं। कंगना की बहुत बड़ी सेटिंग हो रही है किसी भाजपा के नेता से। नू पता नहीं कौन से वाली सेटिंग है, सेटिंग जरूर है बड़े वाली। सबसे बड़ी भिखारी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी है। सबसे बड़ी भीख इसने मांगी और सबसे बड़ी भिखारन यह है कंगना रानौत। ऐसी औरतों को रखना चाहिए, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो। और ये कंगना रानौत जहाँ इसकी सेटिंग चल रही है उस सेटिंग का भी भंडाफोड़ होना चाहिए। आखिर भाजपा में ऐसी क्या सेटिंग है इसकी? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। कंगना रनौत का स्टेटमेंट आता है कि 2014 में उन्हें आज़ादी मिली है और 1947 में जो था वो भीख थी। हमारे साथ सुनील बालियान हैं, इनसे हम बात करेंगे। कैसे देखते हैं उनके इस स्टेटमेंट को? कह देती हैं कि 2014 में उन्हें आज़ादी मिली। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चिलत्रो होते हैं, जो चिलत्तर फैलाते हैं। ये चिलत्रो है, ये भाजपा को एक ऐसी वो मिल गई जिसको ये यूज कर रहे हैं और ये जानबूझ करके इन चीज़ों का दुष्प्रचार करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो कंगना रानौत ने इतनी बड़ी बात कही है कि इनको जो 1947 में आज़ादी मिली थी वो भीख मिली थी, इसलिए आज़ादी 2014 में मिली है। ये जानबूझ करके मोदी जी खिलवाते हैं इनसे। मोदी जी का बयान है ये जो उसके मुंह से बोल रहे हैं। बीजेपी की ना प्रवक्ता है ना कोई नेता अरे है। उनकी बहुत बड़ी सेटिंग है, उसकी कंगना की बहुत बड़ी सेटिंग हो रही किसी भाजपा के नेता से। नू पता नहीं कौन से वाली सेटिंग है, सेटिंग जरूर है बड़े वाली। अच्छा। उसने क्या काम कर रखा है, एक बात बताओ, उसने कौन सा ऐसा अच्छा काम कर दिया जिसकी वजह से भाई उसको पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है? हैं? मिलना चाहिए था सोनू सूद को। सोनू सूद ने लॉकडाउन के अंदर लोगों की इतनी मदद की, इतनी सहायता की और अवार्ड मिल रहा है उसको किस चीज़ का? और हमेशा क्या चीज़ है कि ये भाजपा जानबूझ करके इस पर बुलवाती है, क्योंकि ताकि पब्लिसिटी में बनी रहे, लोगों का ध्यान भटकता रहे। अब 70,000 करोड़ की हीरोइन भी खत्म हुई। दूसरा राम मंदिर का भी लफड़ा जो वो मरा था यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर महंत मरा था, वो भी खत्म हुआ। किसान आंदोलन भी दबा दिया गया। तो इन लोगों ने तो मिलीजुली प्लानिंग बना रखी। पर मैं ये कह रहा, सबसे बड़ी भिखारी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी है। सबसे बड़ी भीख इसने मांगी और सबसे बड़ी भिखारन यह है कंगना रानौत, क्योंकि यह भीख मांगती मांगती और या गुलामी करती करती यहाँ तक पहुँच गई। आज मेरे देश का दुर्भाग्य है यूँ कि आज मेरे देश में जिन लोगों ने इस स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, इस देश में अपना बलिदान दिया, उन लोगों का अपमान करा रही है भाजपा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आ गई थी मासिक उसमें उसकी जेल में सावरकर की, तो सावरकर ने भीख मांगी थी अपनी जिंदगी की। सावरकर भीख मांग कर बाहर निकला था, क्योंकि ये लोग गांधी जी को नहीं पढ़ते, ये लोग भगत सिंह को नहीं पढ़ते, ये लोग चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं पढ़ते, ये अशफाक उल्लाह खां को नहीं पढ़ते। ये पढ़ते हैं तो गौड़ से हुआ सावरकर को, और उस सावरकर की भाषा पूरा आरएसएस बोलता है और पूरी भाजपा बोलती है। और आज वही समय आ चुका है कि यह दल्ली एक नंबर की दल्ली है। इसने पूरे देश के जो हमारे शहीद हुए हैं उन लोगों के ऊपर कलंक उछाला है। इस औरत के ऊपर मुकदमा होना चाहिए देशद्रोह का और इसका अवार्ड वापसी होना चाहिए, क्योंकि आज अगर हमारे देश के जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता में अपना बलिदान दिया है, उन लोगों के ऊपर ऐसा कलंक, इतना बड़ा अपमान पूरे भारत का। अब भीख मिली थी उस टाइम, ये कौन सा तरीका है? 2014 में आकर के मोदी ने ऐसा क्या कर दिया? कहीं इनकी कोई पिछले खाने प्लानिंग तो नहीं चल रही? क्योंकि इनकी एक पहले भी महिला का एक बयान आया था, उसने बोला था कि हमें जो ये आज़ादी मिली थी 99 साल की लीज पे मिली थी। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है मोदी जी बार बार बाहर जा रहे हैं, बाहर जा करके कोई ऐसी साठगांठ तो नहीं करी, हट कर भारत को गुलाम करने का तो नहीं अवसर बना दिया इन लोगों ने? क्योंकि ये तो मेरे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जो लोग फांसी पर लटक गए, चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली, कल मैं अंग्रेजों से नहीं मरूंगा। महारानी झांसी की रानी को पढ़ लिया होता, झांसी की रानी में फिल्म तो बना दी। अरे ऐसे 1857 क्रांति से लेकर आज तक इतने लोगों ने शहादत दी देश को आज़ाद कराने के लिए, और ये बता रही है कि भीख मिली है। सबसे बड़ी भिखारी तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसको भीख के अंदर हम लोगों ने सत्ता दे दी थी। जब मोदी ये पल्ला पछाड़ करके कहता था मुझे भीख दे दो, उसको भीख दी थी सत्ता में। और उस आदमी ने आज पूरे देश को अपमान से नीचा देखना पड़ रहा है उनकी वजह से। ऐसी औरतों को रखना चाहिए, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो। और ये कंगना रानौत जहाँ इसकी सेटिंग चल रही है उस सेटिंग का भी भंडाफोड़ होना चाहिए। आखिर भाजपा में ऐसी क्या सेटिंग है इसकी? अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे अब ये बयान उनका व्यक्तिगत माना जाए, या आपको लगता है कि किसी नहीं, यो बयान मोदी जी द्वारा हैं, मोदी जी के साथ है, यो बयान मोदी जी ने दिलवाया है। ऐसी बात नहीं है, कंगना रानौत वही बोलती है जो मोदी जी कहते हैं। और देश का प्रधानमंत्री
जो आदमी से अवार्ड दिलवा रहा हो और उसके बाद आकर के ऐसा बयान दे तो ये मेरे देश का दुर्भाग्य था और क्या है। सोचने का विषय है ये। आज परिवर्तन का समय, आज मेरा देश ऊंचाइयां छू रहा था, छूता छूता ऊंचाइयों को रोक दिया जब से 2014 में सत्ता में भाजपा आई। आज पूरे देश को बेचा जा रहा है, गुलामी की कागार पे ले जाया जा रहा है और ये इन लोगों से बात बुलवा बुलवा करके पहले गुलामी की बात चर्चाएं कर रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं होती है इस तरह? क्या जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, कार्रवाई उनका कौन तिरस्कार किया जा रहा है? कार्रवाई कौन करेगा? आदमी किसका? भाजपा का। लड़के वह किस में है? भाजपा में है। भाजपा की तो प्रवक्ता बन गई वहाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ है सब भाजपा की? बात यही तो है, भाजपा के अंदर सेटिंग है बहुत बड़ी। किस नेता से सेटिंग है वहाँ? कौन सी सेटिंग है? क्या चक्कर है मोदी जी के साथ? ये तो पता चले। जिसको कुछ सजा नहीं मिल रही है, क्या हमारे देश के जो शहीद हुए हैं उनका इतना बुरा अपमान कराओगे आप लोग हैं? क्या गुलाम देश के अंदर उसने जन्म लिया था? जोन सी बात बता रही है। देश आजाद था, उन लोगों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज मेरा देश इस औरत के लिए इतना दुखी है, इतना परेशान है, क्योंकि जिन लोगों ने इस देश के लिए अपना खून का कतरा कतरा बहा दिया, उन लोगों की मेहनत पर इसने इतनी बड़ी बात कही। भीख सावरकर ने मांगी थी। जब सावरकर ने अंग्रेजों को कहा था कि मुझे माफ़ी दे दो, माफ़ी में, भीख में उसको बाहर जेल से निकलने का मौका मिला था। इनके गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी। सोच लो किस विचारधारा के आदमी है। सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है देश के अंदर ये भाजपा। इन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम का भेदभाव खड़ा किया है, हिंदू मुस्लिम को विभाजित किया है। और आज देश के अंदर ये भी यही काम करना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान आज भी अलग हो जाए और ये अपनी सत्ता का मजा लेते रहें। अब जहाँ भी जाते हैं, जहाँ देश बिखरा है, देश की जो संपत्ति इन लोगों ने बेची है, अगर आप सही ध्यान से देखोगे, उसको चुनाव में और प्रचार में दो जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे हैं, किसका पैसा है? जनता का पैसा है। वो सारा देश बेच करके कहाँ लगा? जब 10-10 हज़ार रुपये में वोट खरीद रहे हैं। ये सोचने का विषय है। और आज इतने घमंड के साथ कहते हैं उत्तर प्रदेश में तो 300 के पार है। कैसे हो जाएंगे 300 के पार? किस तरीके से हो जाएंगे 300 के पार? इतना घमंड क्यों है इस सरकार को? किस तरीके से घमंड है इस सरकार को? इतना क्यों चाहती है सरकार ऐसा करना? ताकि पहले ही वो हवा बना दें। और जोन सी, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, जोन सी मीडिया इनको दिखा रही है, जोन सी मीडिया इसका प्रचार कर रही है कंगना का, वे मीडिया भी बैन होनी चाहिए। क्योंकि ये देश विरोधी नारा था। मीडिया पर जब ये स्टेटमेंट आता है तो वहाँ पर ताली बजती है और एंकर रोकते हैं। यही तो कह रहा हूँ, वो जो न्यूज चैनल थे, वे न्यूज चैनल भी बंद होने चाहिए, उन पे भी मुकदमा चलना चाहिए और इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि ये मेरे देश का अपमान है और इस देश के अपमान को ये व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, कोई भारतीय सहन नहीं कर सकता। हम इस अपमान को बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। अगर इससे ये पद्मश्री अवार्ड वापसी ना लिया गया और इस पर देशद्रोह का मुकदमा ना चलाया गया, हम इसके लिए पूरे भारत में आवाज़ उठाएंगे। एक आंदोलन और नया खड़ा होगा, क्योंकि जो क्रांतिकारी लोग थे उनकी भावनाओं के साथ, उनकी आत्माओं के साथ खेला गया है। ये इतनी खामोशी कैसे है इतने बड़े स्टेटमेंट पे? क्या वजह लगती है? भाई ये ना भाजपा की चाल है, षड्यंत्र है। उसने चलाई है ये चाल, उसने ये पहलू चलाया है। इसको समझ, इसके पीछे का पर्दे का देखने की कोशिश करो। क्या है? क्योंकि आज इनको क्या दिखाना है? मोदी को बड़ा दिखाना है। इनको वो चीज़ जो सावरकर के भक्त थे, जो गोडसे के भक्त थे, जिनके अंदर इन्होंने इंजेक्शन दे रखा है, वो इंजेक्शन को उसको पंप देते हैं ये लोग। खाद डाई डाल रहे हैं उसके अंदर, यूरिया डाल रहे हैं, ताकि उनके अंदर और कट्टरतावाद आए। तो देश के अंदर जो धर्म का असली, जो धर्म को जानने वाला होता है, वो कभी कट्टर नहीं हो सकता। जिसने कुरान पढ़ ली वो कट्टर नहीं हो सकता, जिसने गीता पढ़ ली वो कट्टर नहीं हो सकता, जिसने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ ली वो कट्टर नहीं हो सकता, और जिसने बाइबल पढ़ी वो कट्टर नहीं हो सकता। क्योंकि धर्म नहीं बताता कट्टर होना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.